वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे एनएचएम कि जितने भी स्टाफ नर्स और सीएचओ के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 में, उन सभी में क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो जिनका भी अभी रिसेंट में 24 जनवरी को पेपर होने वाला है, यूपी सीएचओ, यूपी स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स, एमपी एनएचएम के थ्रू जो स्टाफ नर्स और एएनएम का पेपर होने वाला है, तो इन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ आप लोग जीके से रिलेट करते हुए कंटेंट को देखने के लिए मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी चेक कर सकते हैं। और अभी रिसेंट में जिन भी लोगों ने एमपी व्यापम का पेपर दिया हुआ हो, वो लोग चाहें तो आपको जो भी क्वेश्चन याद हो 12 और 13 जनवरी के, वो क्वेश्चन आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन मैं अदर स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करवा सकूं। जो लोग नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल हम 30+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली एक वीडियो में, जिसमें आपके एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन तक कवर अप हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रीवियसली जितने भी एनएचएम के थ्रू, चाहे वो सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए पेपर हुए हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो भी लोग ईएसआईसी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय वेक्टर। इनमें से कौन सी मेथड के थ्रू किसी भी डिसीज का वेक्टर है जो ट्रांसमिट हो सकता है। ऑप्शन में वाइटिंग, रिगर्जिटेशन, स्क्रैचिंग इन ऑफ इन्फेक्टिव फीसेस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो मेथड दी हुई हैं जिनके थ्रू वेक्टर ट्रांसमिट हो सकता है, किसी भी डिसीज को कॉज करने वाला वेक्टर ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो यहाँ पर ये सभी मेथड हैं जिनके थ्रू किसी भी डिसीज़ का जो वेक्टर है वो वायरस को कैरी करके किसी दूसरे में ट्रांसमिट कर सकता है। बाइटिंग के थ्रू भी, रिगर्जिटेशन के थ्रू भी, और जो स्क्रैचिंग ऑफ द इन्फेक्टिव फीकल मटेरियल है, या फिर कंटामिनेटेड होस्ट के थ्रू, या फिर उसी की किसी बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। तो इन सभी मेथड्स के थ्रू क्या है, वेक्टर ट्रांसमिट हो सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूफिंग कफ इज। तो वूफिंग कफ के 3 नाम है, पर्ट्यूसिस, वूफिंग कफ और 100 डेज कफ, 100 दिन की खांसी। तो वूफिंग कफ को स्प्रेड करने का मोड क्या है। ऑप्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फोमाइट और वाटरबॉर्न इन्फेक्शन। तो वूफिंग कफ है जो, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि पर्ट्यूसिस की कंडीशन है, वूफिंग कफ है, वो मोस्टली किस एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करती है। तो जनरली यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो लेस देन 2 ईयर्स एज तक के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो, उनको क्या है, वूफिंग कफ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, लेस देन 2 ईयर्स एज तक के। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ स्प्रेड है वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस और 100 डेज कफ का, वो क्या, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। 1 पर्सन को यदि खांसी आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स होंगी, उसके थ्रू ये जो वूफिंग कफ ट्रांसमिट हो सकती है। तो किस तरीके का इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ये किसके द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है, तो वूफिंग कफ से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए कि अदर नेम क्या है, वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस, 100 डेज कफ। वूफिंग कफ को ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसको कॉजेटिव एजेंट क्या है, एक बैक्टीरिया है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस और बॉर्डेटेला पैरा पर्ट्यूसिस। और ये जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिसीज है, और ये मोस्टली जो बेबीज होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनको अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि जो सबमर्ज्ड पोर्शन है आइसबर्ग का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन में अनडायग्नोज्ड केस, क्लिनिकल केस, डेड केस या फिर ट्रीटेड केस। तो सबमर्ज्ड पोर्शन है जो जितने भी अनडायग्नोज्ड केस हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए यहाँ पर आइसबर्ग का जो लोगो है वो बना हुआ है, क्लिनिकल केस टॉप लेवल पर, सब क्लिनिकल सेंटर में, और लोअर लेवल पर क्या है, डिसीज फ्री ग्रुप, जिनको किसी भी तरीके की डिसीज नहीं है।
जो सबमर्ज्ड पोर्शन है आइसबर्ग का, रिप्रेजेंट करता है अनडायग्नोस्ड केस। तो इसमें जो अनडायग्नोस्ड केस में क्या क्या आएंगे, सब क्लिनिकल केसेस, दैट मीन्स सेंटर का पार्ट पूछा है यहाँ पर, तो इसमें सब क्लिनिकल केस, कैरियर्स और अनडायग्नोस्ड केस। और जो फ्लोटिंग टिप है, फ्लोटिंग टिप भी आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट फिजिशियन सीज, जो भी सिम्टम है फिजिशियन देख रहा है अपनी प्रैक्टिस में हॉस्पिटल में, वो सभी किस में आते हैं, फ्लोटिंग टिप में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नर्स डूइंग व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो कोई नर्स यदि नर्सिंग डायग्नोसिस प्लान कर रही है तो वो सबसे पहले क्या बनाएगी, ऑप्शन में प्लानिंग, असेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस। तो कोई नर्स यदि डायग्नोसिस बना रही है, फॉर्मुलेट कर रही है, तो सबसे पहले वो एनालिसिस करेगी, देन उसके बाद वो कोई और जो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप हैं वो फॉलो करेगी, बट फर्स्टली वो क्या करेगी, एनालिसिस करेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी एनालाइजिंग। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ। तो टेट्रासाइक्लिन का यूज किस डिसीज के एज अ प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऑप्शन है कोलेरा, मेनिंजाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस या फिर बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। जो टेट्रासाइक्लिन है जो एक ऐसी मेडिसिन है, एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ किसमें किया जाता है एज अ प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, वह कोलेरा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों यूज़ की जाती हैं, जो कीमो प्रोफाइलैक्सिस या फिर प्रोफाइलैक्सिस यूज्ड के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है जो भी कोलेरा के पेशेंट होते हैं। बट जो मास आउटब्रेक यदि बहुत ज़्यादा लेवल पर यदि कोलेरा फैला है तो उस केस में कोलेरा के लिए डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन का यूज़ नहीं किया जाएगा। बट यदि क्लोज कम्युनिटी में कंडीशन है तो टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मैन इन द वर्ल्ड। मैन में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है किस कैटेगरी के कैंसर के कारण होती हैं। ऑप्शन में लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, कोलोन एंड रेक्टम कैंसर। मेन में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो किस कैटेगरी के कैंसर के कारण होती हैं, तो होती हैं लंग्स कैंसर के कारण। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। तो स्पुटम को किस मेथड के थ्रू डिस्पोज कर सकते हैं। ऑप्शन में ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। तो स्पुटम डिस्पोजल पूछा है, तो स्पुटम को डिस्पोज करने के लिए बेस्ट मेथड यूज की जाती है वो है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल unilocular rashes firstly appearing from trunk and then on face, arms and legs is characteristic of which disease। तो यहाँ पर जो रेसेस हैं सिमेट्रिकल वे में हो रहे हैं, सबसे पहले ट्रंक में, उसके बाद फेस, आर्म्स, लेग्स में हो रहे हैं, तो ये किस डिसीज में होने वाले रेसेस हैं। ऑप्शन में है स्मॉल पॉक्स, रूबेला, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स। तो सिमेट्रिकल और यूनिलॉक्यूलर जो रेसेस हो रहे हैं, जो रेसेस सबसे पहले ट्रंक में हो रहे हैं, मेन यही कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो किस में देखने को मिलते हैं, चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं कैसे होते हैं, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्कैब में, इस तरीके से। तो ये सबसे पहले ट्रंक में होंगे, देन फेस, लेग्स, आर्म, इन सभी को कवर करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम हर साल ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को। और आपसे एग्जाम में वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड जो विश्व योगा दिवस, ये भी पूछा जा सकता है। और जो बेसिक जितने भी हेल्थ से रिलेट करते हुए डे हैं, एड्स डे, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको इन सभी डेज के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कम्युनिटी इज। कम्युनिटी में जो मोस्टली सबसे ज़्यादा हेल्थ स्टेटस को हम किस कैटेगरी के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर क्या है जो सबसे सही इंडिकेटर है कम्युनिटी में हेल्थ स्टेटस का। ऑप्शन में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डिसेबिलिटी प्रिवलेंस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो कम्युनिटी में हेल्थ स्टेटस का जो बेस्ट इंडिकेटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो इसमें क्या होगा कि जो भी मॉर्टेलिटी है और जो भी मॉर्बिडिटी है, इस सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद कितनी एज है बर्थ के टाइम पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यदि मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी ये सभी कम है,
तो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट का जो रेशियो निकलेगा वो सभी किस में आएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मॉर्टेलिटी लेवल ऑफ अ पॉपुलेशन। जितनी भी पॉपुलेशन में डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी लेवल है, उन सभी को रिफ्लेक्ट करता है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। तो रेडीमेड एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर करने से किस कैटेगरी की इम्यूनिटी बनेगी? ऑप्शन में है एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड, एक्टिव नेचुरल एंड पैसिव नेचुरल। तो जो इम्यूनिटी बनेगी रेडीमेड एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करने के कारण वो होगी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन के कारण मिलती है, जो भी एंटीबॉडीज दी जाती हैं जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, बट लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी जो एडमिनिस्टर करने से क्या होगा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस डिसीज को कहा जाता है? एक और है स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी डिसीज है करके। तो स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी पूछा जाता है तो वो है लेप्रोसी, बट बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन में कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी। तो यहाँ पर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर पूछा जाए जब एग्जाम में तो आपको मार्क करना होगा ट्यूबरक्लोसिस, और यदि स्टिग्मा ऑफ डिसीज पूछा जाता है तब होगा लेप्रोसी। तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के कारण है जो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर जो टर्म यूज़ किया गया है, तो इसमें क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी बेसिकली उन्हीं लोगों को होती है जहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस हो, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलती है, क्या ट्रीटमेंट है, सभी चीज़ों का जानकारी ना होने के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन के कारण, या फिर ओल्ड ट्रेडिशन के कारण है जो ये कंडीशन हो सकती है। इसीलिए इसको क्या क्या कहा गया है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। और स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी क्या है, तो वो है लेप्रोसी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो 2015 में लॉन्च की गई थी, 9 मई 2015 को। तो इसके तहत यदि किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी होती है तो कितना आपको कवर अप अमाउंट मिलेगा? ऑप्शन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो जो अमाउंट दिया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वो दिया जाता है 2 लाख रुपए। इसमें किसी भी कैटेगरी का यदि एक्सीडेंट होता है आपका, गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, तो इसमें कितना अमाउंट आपको दिया जा सकता है, 2 लाख। और इसको लॉन्च किसने किया था? लेट फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली थे, जिन्होंने 9 मई 2015 को इसके लिए लॉन्च किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज। न्यू केस पूछा है यहाँ पर, किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में हो रहे हैं, किस स्पेसिफिक पीरियड में हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में है इंसिडेंस, प्रिवलेंस पीरियड, पॉइंट प्रिवलेंस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ओनली यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है न्यू केस। न्यू केस आ रहा है स्पेसिफिक पॉपुलेशन में आ रहा है, जो पीरियड ऑफ टाइम है वो भी सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे इंसिडेंस केस। यदि यहाँ पर न्यू केस और ओल्ड केस दोनों पूछते तब होता है प्रेवलेंस पीरियड टाइम, बट यहाँ पर ओनली न्यू केस पूछे गए हैं तो क्या है, इंसिडेंस। नेक्स्ट इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इज। तो पोलियो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन में थ्रो वेक्टर्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट या फिर थ्रो द ब्लड। पोलियो इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन स्प्रेड ऑफ मोड है वो क्या है, तो वो फीको ओरल रूट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं किस महीने को हम एंटी मलेरिया मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन में दिसंबर, जनवरी, मई एंड जून। तो हम हर साल है जो एंटी मलेरिया मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जून को। जून को क्या एज एंटी मलेरिया मंथ, इसमें क्या किया जाता है, लोगों को ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो या फिर जो मॉस्क्यूटोज की ब्रीडिंग है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, वाटर को कहाँ जमा नहीं करना है, सभी चीज़ों की अवेयरनेस बताई जाती है। तो जून के महीने को हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, एंटी मलेरिया मंथ।
नेक्स्ट इज ड्रग किट बी इज गिवन एट। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, एनएचएम से जुड़े जितने भी एग्जाम होते हैं इनमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ड्रग किट बी कहाँ पर दी जाती है। ऑप्शन में CHC, PHC, सब सेंटर या फिर FRU लेवल, फर्स्ट रेफरल यूनिट लेवल। तो ड्रग किट बी दी जाती है सब सेंटर में। दो तरीके की किट दी जाती हैं, किट ए एंड किट बी। सब सेंटर में जो किट ए और किट बी दी जाती हैं तो उन दोनों में जो कंटेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। किट ए में ओनली 5 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, 5 आइटम्स। ORS टैबलेट, आयरन फॉलिक एसिड की लार्ज और स्मॉल टैबलेट, विटामिन ए सॉल्यूशन एंड टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल जो कि पीडियाट्रिक यूज़ के लिए दी जाती हैं 1000 टैबलेट। किट बी में है जो बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, 9 आइटम्स। इसमें से टैबलेट मिथाइल अर्गोमेट्रिन दी जाती है, पैरासीटामोल, मिथाइल अर्गोमेट्रिन की टैबलेट और इंजेक्शन दोनों दिए जाते हैं, मेबेंडाजोल, डाइसाइक्लोमाइन ऑइंटमेंट दिया जाता है, प्रोविडीन, सेट्रीमाइड पाउडर, कॉटन बैंडेज और एब्जॉर्बेंट कॉटन, ये सभी दिए जाते हैं। तो आपको इनकी क्वांटिटी और आइटम कितने ड्रग क्या है वो किट ए और किट बी में दोनों की याद रखना है। नेक्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो वाटर में यदि हार्डनेस है तो ये किसके कारण रहती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को हम दूर कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूर करने के लिए बेस्ट मेथड है बॉइलिंग। एंड यहाँ पर प्राइमरी किसके प्रेजेंस के कारण वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट होती है, तो वो होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट रहने के कारण। नेक्स्ट इज हाउ मच क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट फॉर 20 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया है 0.5 ग्राम क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज लो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कैन बी सीन इन। किस कंडीशन में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है जो कम रहेगा। ऑप्शन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर मल्टीपल जेस्टेशन। लो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल देखने को मिलेगा हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज पेन इन काफ ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फूड में इंडिकेट। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि हॉमन्स साइन किस डिसीज में देखने को मिलेगा, एन्यूरिज्म, सेल्यूलाइटिस, लिम्फेडीमा या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो पेन है कहाँ पर, काफ ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फूट। तो एक एरिया है पैर का जहाँ पर है, फूट का जहाँ पर है पेन होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, हॉमन्स साइन। और हॉमन्स साइन किस में देखने को मिलता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ऑप्शन में लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन या फिर लिवर। तो जो ऑर्गन है ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा वो है स्प्लीन। स्प्लीन है जो डायरेक्ट स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू हार्ट से डायरेक्ट स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड की, कहाँ पर, स्प्लीन में। तो ये ओनली एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, सप्लाई होती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज विच वन जनरेट्स द हार्ट बीट। इनमें से क्या है जो हार्ट बीट को जनरेट करता है। ऑप्शन में पुरकिंजे फाइबर, कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, एसे नोड या फिर एवी नोड। तो जो हार्ट बीट को जनरेट करता है वो क्या है, एसे नोड, जिसको पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, भी आपसे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ। तो जो हार्ट वॉल है किससे बनी हुई होती हैं। ऑप्शन में मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी लेयर्स हैं हार्ट वॉल की, तो यहाँ पर आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। एपिकार्डियम इज द आउटर लेयर, मायोकार्डियम इज द मस्कुलर मिडिल लेयर एंड एंडोकार्डियम इज द थिन इनर लेयर। तो ये सभी किससे बनी हुई होती हैं, तो ये सभी क्या है, हार्ट वॉल है, हार्ट वॉल की लेयर। नेक्स्ट इज मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो रिफर्ड एज। तो मिट्रल वॉल्व को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन में ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर आउर्टिक वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को दूसरा टर्म दिया गया है तो वो है बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट इज वन ऑफ द ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडियस्टर्नम इज द। कौन सा ऑर्गन है जो मीडियस्टर्नम पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि रिब्स के यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला पार्ट है, तो वो क्या मीडियस्टर्नम
यहाँ पर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होगा? ऑप्शन है हार्ट, स्टमक, लिवर और किडनी। तो जनरली मीडियम स्टर्नम में जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो क्या है? हार्ट। स्पेस है लंग्स कहाँ पर? स्पेस बिटवीन द बोथ लंग्स इनसाइड द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के बीच में जो लंग्स का स्पेस होता है उसको मीडियम स्टर्नम कहा जाता है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट के लिए पोजीशन बनाता है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट आर्टरी इज, अभी प्रेजेंट में एग्जाम में आया एमपी व्यापम में कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो वो थी स्टेपस, बट यहाँ पर स्मॉलेस्ट आर्टरी पूछा है। ऑप्शन में आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, लिम्फ या फिर कैपिलरीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी है वो है आर्ट्रियोल्स, जिसका डायमीटर क्या है? लेस देन 100 म्यूएम। नेक्स्ट लार्जेस्ट वेन इज, तो सबसे छोटी आर्टरी क्या है? आर्ट्रियोल्स। लार्जेस्ट वेन पूछा है, ऑप्शन में इंफीरियर वेना केवा, जुगुलर, सुपीरियर वेना केवा, सेफेनियस। तो सबसे बड़ी वेन है जो वो क्या है? लार्जेस्ट वेन, तो वो है इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट इज पोर्टल वेन सप्लाई, तो पोर्टल वेन है जो कहाँ पर ब्लड की सप्लाई करती है? ऑप्शन में स्प्लीन, लिवर, कोलन और पैंक्रियास। तो पोर्टल ब्लड वेन है जो सप्लाई करती है कहाँ पर? लिवर के लिए। पोर्टल और हेपेटिक वेन ब्लड की सप्लाई करती है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर के लिए, पैंक्रियास, स्प्लीन और लिवर के लिए। नेक्स्ट इज मैक्सिमम रिजर्वर ऑफ ब्लड इज, ब्लड का सबसे ज़्यादा रिजर्वर क्या है? वेन, कैपिलरीज, आउटा या फिर हार्ट। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट कहाँ पर होता है? वेन में। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन इज, तो कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है यदि ब्लड स्टोर किया जा रहा हो ट्रांसफ्यूज करने के लिए? किसी को ट्रांसफ्यूज ब्लड किया जाना है तो उसके पहले यदि वो ब्लड स्टोर रखा है तो कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाएगा? ऑप्शन में ईडीटीए, हेपेरिन प्लस डेक्सट्रोज, सीडीपीए और डी, नन ऑफ द अबव। तो जो केमिकल यूज किया जाता है वो है ईडीटीए, इथिलीन डायअमीनो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज हेज टेस्ट इज द टेस्ट फॉर, तो हे टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में एल्ब्यूमिन, एसीटोन, वाइल सॉल्ट या फिर वाइल पिगमेंट। तो जो हे टेस्ट है यूज किया जाता है वाइल सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हे टेस्ट को और क्या कहा जाता है? सल्फर फ्लावर टेस्ट। इसका एक केमिकल टेस्ट है जो यूरिन में यदि वाइल सॉल्ट प्रेजेंट तो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी का होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन है एस्फेक्सिया, साइनोसिस, एनोक्सेमिया और हाइपोक्सिया। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू क्या कहलाएगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सेमिया का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हाइपोक्सिया, और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हाइपोक्सेमिया। तो गाइज ये थे टोटल 33 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। इसका सेकेंड पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। जब तक आपके एग्जाम नहीं होते डेली आपको इस तरीके की जो सीरीज है एनएचएम सीरीज स्पेशली डेली आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।